अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था होमवर्क। प्रोसेस कॉस्टिंग में आप अपने आप से किसी हद तक मुतमईन हैं? क्योंकि अगर प्रोसेस कॉस्टिंग से नहीं है तो बस फिर आगे नहीं जिंदा रह सकते आप, तो फिर आगे कॉस्ट में नहीं चलेंगे। हाँ जी, थोड़ा बहुत कंट्रोल है प्रोसेस कॉस्टिंग 70% तक। क्यों भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग पे नहीं कंट्रोल है? अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में ना एक काम ये हुआ कि हमने लगाए उस पे तकरीबन कोई 18-19 क्लासें, और अगर मैं वो भी साथ मिला लूं जॉब ऑर्डर और, तो तकरीबन कोई मेरा ख्याल 21 क्लासें लगी हैं। इतनी ज्यादा क्लासें हर टॉपिक में नहीं लग सकती हैं। तो इसलिए अगर आप ये अब स्टैंडर्ड बनाएंगे ना कि जो भी चैप्टर अब आगे पढ़ेंगे, एक तो ये कि प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा चीजें थी, बहुत ही ज्यादा चीजें थी, इतनी सारी वैरायटियां और कहीं नहीं है कॉस्ट में, इसमें चीजें वैसे बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा अगर आप ये स्टैंडर्ड बना लेंगे कि इतने दिन लगेंगे, इतने सारे सवाल करेंगे, बात इंफॉर्मेशन होगी, तो हमारी टॉपिक की ग्रिप बनेगी, तो फिर ये जो चैप्टर मैंने अभी शुरू किया है ये गुजर भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने मेंटली ये दिमाग बना लिया होगा कि 20 दिन से कम में तो कुछ, क्योंकि मैं इसको खत्म कर रहा हूं, ये मार्जिन एब्जॉर्प्शन खत्म है, बस खत्म। एक सवाल इसका और करा रहा हूं और एक मैं प्रोसेस मिक्स करके कराऊंगा, बस ये खत्म हो गया चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो इस बात के अलावा कि बस इतनी जल्दी खत्म हो गया, और इस चैप्टर में जो मुश्किलें हैं मुझे वो बताएं। हाँ जी, प्रैक्टिस नहीं हुई तो इन्हीं सवालों को 4-4 दफा कर ले। हाँ, सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, इन्हीं किए हुए सवालों को कर लें 4-4 दफा, बल्कि 5-5 दफा लिख के अब्बू से साइन करा के भी लाएं। और क्या मुश्किलें हैं, सीरियसली, और क्या मुश्किलें हैं इन 2-3 दिनों में जो सवाल किया? कोई नहीं है? फिक्स कॉस्ट में मसला होगा? अच्छा बताएं ना, ताकि मैं उनका कोई हल निकाल सकूं। ओके, अच्छा, एक मसला तो है कि मार्जिन और अब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट हजम नहीं हो रहा कि इसमें हम फिक्स कहां माइनस कर रहे हैं, उसमें फिक्स कहां माइनस कर रहे हैं। एक तो मैं इसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं, शायद इससे फायदा हो, शायद जो बताने लगा हूं ना, जो मेरे ध्यान में नक्शा है, शायद फायदा हो। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा होगा कि ये अप्लाइड कौन से होते हैं और एक्चुअल कौन से होते हैं, ये नहीं हजम हो रहे। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल, बजटेड, अप्लाइड, ये 3 तरह के होते हैं। मैंने शायद किसी एक क्लास में इन तीनों पे एक तफसीली बात की थी, लेकिन साथ ये भी कहा था कि जब वेरियस का चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट एक पूरी क्लास इन 3 के नामों पे ही है। यानी मैंने जो वेरियस पढ़ाने हैं ना, तकरीबन एक क्लास इन्हीं पे ही मैंने बात करनी है, फिक्स्ड ओवरहेड्स ही के ऊपर, उसमें होगी तसल्ली से बात। तो इसलिए वो मैंने परसों से तो वो शुरू कर देना है, तो इसलिए एक्चुअल, अप्लाइड और बजटेड का फर्क ठहर जाए, हफ्ता पता लग जाएगा। तो एक तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट का फर्क, वो शायद इससे बेहतरी हो जो बताने लगा, ना बेहतरी हो तो कोई बात नहीं। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो प्रॉफिट बनता है। ये मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नहीं, सिर्फ वैसे ही एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। इस पे कोई एतराज है तो शर्म आनी चाहिए, फिर भी किसी को एतराज है तो बताएं। सेल से प्रॉफिट तक पहुंचना है तो ये दोनों चीजें माइनस करते हैं ना। अब मैं मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का फर्क क्रिएट कर रहा हूं। एब्जॉर्प्शन के मुताबिक
सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल ही माइनस करते हैं, जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी दोनों ही शामिल होते हैं, इसको जीपी कहते हैं। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनमें वेरिएबल भी फिक्स्ड भी दोनों ही शामिल होते हैं, और फिर इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। यानी यही वाली चीज एब्जॉर्प्शन की ही शक्ल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट, उसमें वेरिएबल फिक्स सारे खर्चे सेल में से माइनस होकर जीपी निकल रहा होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन सेलिंग भी वेरिएबल हो सकते हैं, एडमिन सेलिंग भी फिक्स हो सकते हैं, दोनों ही इसमें से माइनस होकर नेट प्रॉफिट निकल रहा होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग ने वेरिएबल चुन के अलग कर लिए, फिक्स चुन के अलग कर लिए। मार्जिनल वाले कहते हैं कि आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये अलग से माइनस कर लें, ये और ये, और इनके नेट आंसर को कहें नेट कंट्रीब्यूशन। ये अगर मैं इनकी मैपिंग करूं ना तो यही वाले ही हैं। यानी मार्जिनल ने कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ब्रेकअप की जगह वेरिएबल और फिक्स्ड का ब्रेकअप बना दिया। वो जो यहां से यहां तक प्रॉफिट आना था, मार्जिनल में भी यहां से प्रॉफिट ही आना है, लेकिन खर्चों की क्लासिफिकेशन ऐसे की कि ये यही वाला है, ये यही वाला है। टाइम जाया किया या बात समझा सकूं मैं क्या कह रहा हूं? इनकम स्टेटमेंट जो कि कॉन्सेप्चुअली ये होती है, यानी सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल भी माइनस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस, और फिर नेट प्रॉफिट आता है। इसी कॉन्सेप्ट को इस अप्रोच ने इस फॉर्मेट पे और इस अप्रोच ने इस फॉर्मेट पे बांटा हुआ है। इस अप्रोच ने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग कर दिया, इस अप्रोच ने वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग कर दिया। ये मैंने उसकी मैपिंग की हुई है वही, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल ने भी माइनस होना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने भी माइनस होना है, तो ही इवेंचुअली नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच वाले इस इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग अलग माइनस करके दिखा रहे हैं, और मार्जिनल वाले वेरिएबल और फिक्स खर्चे अलग अलग माइनस करके दिखा रहे हैं। अभी जितना बताया यहां तक, तो ये बस फॉर्मेट का फर्क है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट, अच्छा ये सारा कुछ हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सटर्नल यूजर्स वाली नहीं पढ़ रहे, वो तो आईएएस फॉलो होके बनेगी। ये मैनेजमेंट के अपने लिए हैं जो हर महीने बन रहे होते हैं, इनको मैनेजमेंट अकाउंट्स कहते हैं। तो वो कंपनी की मैनेजमेंट की मर्जी के वो ये वाला टेस्ट पसंद करते हैं या ये वाला टेस्ट पसंद करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच सेल से प्रॉफिट पहुंचने तक का सफर, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन, और मार्जिनल सेल से प्रॉफिट तक का सफर, वेरिएबल खर्चे और फिक्स खर्चे की क्लासिफिकेशन। अगर तो स्टॉक नहीं है तो ये दोनों आंसर सेम निकलेंगे। क्यों सेम निकलेंगे? क्योंकि वही चार खर्चे, ये ऐसे दो दो हैं और ये ऐसे दो दो हैं तो वही चार खर्चे। यहां पर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अंडर ओवर अप्लाइड की लाइन लिखने से वो एक्चुअल में बदल गए और यहां थे ही एक्चुअल। तो दोनों का नेट प्रॉफिट सेम रिजल्ट निकलेगा अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो, सिर्फ फॉर्मेट का फर्क है। यही वजह है कि जो मैंने सवाल खुद बना के करवाया था उसमें ईयर 1 का नेट प्रॉफिट सेम था। क्यों सेम था? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। यहां तक जो मैंने ये दोनों के फॉर्मेट्स का फर्क बताया है, ये बात समझ आई है बेटे? और इससे कोई फाका हुआ या आपका कीमती वक्त बर्बाद हुआ? अच्छा, अगर आप यही सोच रहे हैं कीमती वक्त कब था हमारा। अच्छा चलें, आई अज्यूम के बेहतरी हुई। अब मैं इन्वेंट्री की बात लाता हूं। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है,
ये वो कॉस्ट होती है जो चीजें बिकी उनकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है जो बेची हैं उनकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी है। अच्छा, हमें कॉस्ट पड़ ही क्यों रही थी? उनको बनाने में कॉस्ट पड़ रही थी, हमें कॉस्ट उनको मैन्युफैक्चर करने में पड़ रही थी, जो मटेरियल, लेबर और एफओएच थी। थोड़ी सी गहरी बात है, साथ साथ चलेंगे तो सिग्नल्स पकड़ते जाएंगे शायद। कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है जो यूनिट्स बिके उनकी हमें क्या कॉस्ट पड़ी थी। कॉस्ट ऑफ सेल ये नहीं होती कि इस साल हमने क्या खर्चे किए, ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल है कि जो बिके हैं उनकी कॉस्ट क्या है। अगर जो बने वही सब बिक गए तो कॉस्ट ऑफ सेल वही है जो इस साल खर्चे हुए। ये फर्क समझ आ रहा है? लेकिन अगर कुछ स्टॉक पड़ा रह गया तो कॉस्ट ऑफ सेल और जो इस साल खर्चे हुए वो बराबर है? नहीं, क्योंकि जो इस साल खर्चे हुए मटेरियल, लेबर, एफओएच, उनमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक में छुप के एसओएफपी में चले गए और ये बात उधर उधर से होके वहां निकल गई। जो इस साल खर्चे हुए, अगर सारे के सारे यूनिट्स बिक गए होते तो जितने इस साल खर्चे हुए मटेरियल, लेबर, एफओएच, वही सब कॉस्ट ऑफ सेल है। लेकिन अगर कुछ बच गए तो जो इस साल खर्चे हुए उनमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक में छुप के एसओएफपी में निकल गए, इनकम स्टेटमेंट में नहीं, यहां से चले गए। वो जो खर्चे हुए थे ना, उनमें मार्जिनल वाले कहते हैं सिर्फ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड लेने हैं। एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं कि मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लेने हैं। तो चूंकि इस साल हुए खर्चों में से कुछ स्टॉक में छुप के बैलेंस शीट में चले जाने हैं, तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट में फर्क पड़ जाना है। मार्जिनल वालों ने फिक्स्ड ओवरहेड्स जितने भी हुए उनको इनकम स्टेटमेंट में ले आना है, जितने भी हुए। मार्जिनल वालों ने जितने भी खर्चे हुए उनको ले आना है इनकम स्टेटमेंट में, जबकि एब्जॉर्प्शन वालों ने जितने खर्चे हुए उनमें से फिक्स की बात कर रहा हूं, कुछ खर्चे क्लोजिंग स्टॉक में लपेट के बैलेंस शीट में भेज देने हैं, तो नेट प्रॉफिट फर्क आ जाएगा। ये ज्यादा ऊंची हो गई बात, नहीं पकड़ पा रहे बात दोबारा। जो इस साल में खर्चे हुए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह लें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। चलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच। जो खर्चे हुए, अगर जितने यूनिट्स बने वही सब बिक गए, नींद आ रही है, वही सब बिक गए, तो जितने खर्चे हुए वही सब कॉस्ट ऑफ सेल बन गए। अब चाहे वो इस फॉर्मेट में प्रेजेंट हो चाहे इस फॉर्मेट में प्रेजेंट हो, नेट प्रॉफिट सेम आएगा। अच्छा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में इनमें भी फर्क होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फर्क होता है? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में फर्क होता है मेनली। तो अगर जितने यूनिट्स बने सब बिक गए तो ये दोनों नेट प्रॉफिट सेम आएंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो मार्जिनल वालों ने जितने फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए वो सब एक्सपेंस मान लिए, लेकिन एब्जॉर्प्शन वालों ने जितने फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए उनमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक के शॉपर में बंद करके अगले साल भेज दिए। तो अब नेट प्रॉफिट में फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि जितने फिक्स्ड ओवरहेड्स क्लोजिंग स्टॉक में छुप के यहां से निकल गए वो प्रॉफिट्स के फर्क की वजह बन गए। ये बड़ी महंगी महंगी बातें कर रहा हूं मैं, नहीं समझ आई? या फिर आप सस्ते से लोग हैं, आप नहीं महंगी बातें पकड़ पा रहे? बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही? आ गई। चलें, बाकी फिर इस पे और गौर कर लेना, शायद बेहतर हो जाए। नहीं तो करना तो ऐसे ही है, जैसे सवाल में तो करना तो ऐसे ही है ना, जैसे सवाल करना है करना वैसे ही है। ये जो महंगा जुमला बोला ये एक बार दोबारा बोल देता हूं। जो खर्चे इस साल हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन में ना अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट डालना अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्चुअल में बदल देता है। तो इसलिए मैं इस वक्त अप्लाइड की बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यह कॉन्सेप्ट पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर टूटा फूटा भी पकड़ा गया ना तो बहुत है। ये सारी बातें ना मैं एक दफा दोबारा बोल रहा हूं और बस फिर ये बहुत है, इस पर जिंदगी नहीं लगा सकते। अगर
कोई स्टॉक नहीं है, तो जितने खर्चे इस साल हुए वही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। मार्जिनल में इस तरह, एब्जॉर्प्शन में इस तरह, यानी मार्जिनल में फैल के एब्जॉर्प्शन में इकट्ठे, लेकिन सेम खर्चे इसी साल की इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे, तो नेट प्रॉफिट दोनों का सेम रहना है। लेकिन अगर स्टॉक है तो मार्जिनल ने तो इस साल जितने फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए वो सब ही चार्ज कर देने हैं इसी साल, जबकि एब्जॉर्प्शन ने जितने फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए उनमें से कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में छुपा के इनकम स्टेटमेंट से लेके बैलेंस शीट में रख देना है, और फिर वो अगले साल की इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होंगे। तो इस वजह से मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के नेट प्रॉफिट में फर्क आ जाएगा, यानी सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से। यही वजह है कि जो दोनों की रिकंसिलिएशन बनाई थी, तो दोनों के प्रॉफिट में फर्क किस वजह से था? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से। अगर इस सारी डिस्कशन का कुछ अपने आप के लिए लिखना चाहें तो मैं खामोश हूं, कुछ ना कुछ लिख लें, और अगर नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, सवाल तो करना ऐसा ही है। और वाकई आपको इनकी प्रैक्टिस कम इसलिए लगेगी क्योंकि 20 दिन तो नहीं लगा रहा, तो आप इन्हीं सवालों को कर लें 4-4 5-5 दफा, फायदा होगा। अच्छा ये बताएं कि वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट कर लें, और तो नहीं, वैसे तो बहुत हो गया है, लेकिन एक दरमियाना हल ये है मेरे पास कि मैंने आपको ना कल कराना है प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स मार्जिन एब्जॉर्प्शन, तो इसी ही का अगले हफ्ते टेस्ट कर लें, तो मार्जिन एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो जाएगा। क्या क्या? क्योंकि जो ओपनिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स छुपे हुए हैं वो मार्जिनल वालों ने पिछले ही साल एक्सपेंस बना दिया था, एब्जॉर्प्शन वाले उसको इस साल एक्सपेंस में ला रहे होंगे, पिछले साल उन्होंने उसको क्लोजिंग में छुपा दिया था, तो वो उसको इस साल ओपनिंग की शक्ल में कॉस्ट ऑफ सेल में ले आए, जबकि मार्जिनल में तो उसको पिछले ही साल एक्सपेंस बना दिया गया था। अच्छा, इस सारी मेहनत के बारे में कुछ भी लिखना है तो मैं इसलिए चुप हूं, आप लिखें जल्दी तो मैं आगे चलूं। नूर, ये बैटरी का बॉक्स खाली हो गया। मार्जिनल में फिक्स्ड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट होती है, हाँ, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है जी। अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है तो आप कह रही हैं कि एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट कम आई मार्जिनल से, हाँ, इसलिए एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो फिर ये उलट हो रही है बात। तो फिर ये नहीं कह सकते कि एब्जॉर्प्शन का मार्जिनल से ज्यादा है कि नहीं, वो तो उनके नेट रिजल्ट से पता चलेगा। मेरा ख्याल है फारिग हो गए लिख के आप। कल होमवर्क दिया था एक,
किया होना चाहिए था। ये जो 88 निकाला था प्रोडक्ट कॉस्ट बनाते हुए, मटेरियल था 630, लेबर था 189, वेरिएबल ओवरहेड्स थे 132 और ये था 951, 1039। ये OAR था जो कि निकला होगा 2013 के बजटेड फिक्स्ड FOH डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन, तो 88 आया होगा। ये 15,000 हैं, तो ये कितने थे? तो यहां से निकल आए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने? 1320,000 और 2013 के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बताए हैं? 2013 के नहीं बताए, तो हम इन्हीं को ही 2013 के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ले लेते हैं। यहां तक एतराज? दो 2012 में जितने भी थे ये उससे 10% ज्यादा है, तो फिर 2012 में कितने थे? इससे वापस 100 पे चलते हैं, 12 लाख। 2012 के एक्चुअल 12 लाख थे। 2012 वाला OAR कैसे निकला होगा? 2012 के बजटेड को नॉर्मल से डिवाइड किया होगा, वो तो पता नहीं कितने थे, वो भी 12 लाख ही होंगे फिर। तो 12 लाख को 15,000 से डिवाइड किया होगा तो 80 आया होगा। अब यहां तक पूछें जो पूछना है। जी और यहां सवाल किया है? ठीक, उस पर करता हूं बात अभी। यहां जितने लोग बैठे हैं यहां तक कोई एतराज? अच्छा, अब एक और गहरी बात होने लगी है, कोशिश करें कि पकड़ लें उसको और समझ के लिख लें। मैंने कल सवाल बोर्ड पे जब वर्किंग कराई थी तो मैंने इस 80 रुपए को ऐसे बना दिया था, जबकि असल में ये ऐसे बनना चाहिए। असल में ऐसे बनना चाहिए। पहले इस 88 से रिवर्स करके यहां तक पहुंचे, और एक्चुअल नहीं बताया तो यही एक्चुअल है। ये पिछले साल से 10% ज्यादा है, पिछले साल के एक्चुअल तक पहुंचे, वही फिर बजटेड भी होंगे, उससे पिछले साल का OAR निकाला। असल ये है, ये ऐसे इसलिए आ गया था कि डिनोमिनेटर सेम था। 2013 में डिनोमिनेटर कितना है? 15,000। 2012 में डिनोमिनेटर कितना है? 15,000। ये जो 10% महंगा हुआ है वो 88 है जो इससे 10% महंगा हुआ है, या 13,20,000 है जो 12 लाख से 10% महंगे हुए हैं? 13,20,000 है। 80 से 88 नहीं बना है, 12 लाख से 13,20,000 बना है। हमें यह काम इसलिए सही आंसर दे गया था कि डिनोमिनेटर दोनों साल में सेम है। अब यहां काम की बात यह है, ये मैंने मुझे लगता है पहले कभी बताई हुई है शायद, और बिल्कुल याद आ गया बताई हुई है। शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब वेरिएबल फिक्स्ड ये सब पढ़ा रहा था,
ये जितने भी वेरिएबल खर्चे होते हैं इनकी ओरिजिनल शक्ल रेट की होती है, और जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं वो टोटल फॉर अ पीरियड होते हैं। यानी जब हम किसी खर्चे के महंगा होने की बात कर रहे होंगे तो वेरिएबल खर्चों की ओरिजिनल शक्ल चूंकि रेट है तो वो रेट ही महंगा हो रहा होगा, जबकि फिक्स्ड खर्चों की ओरिजिनल शक्ल टोटल है, तो अगर महंगे होने की बात हो रही होगी तो वो टोटल महंगा हो रहा होगा। यानी ये 630 बिल्कुल सही है कि 600 महंगा होकर 630 बना है, ये बिल्कुल सही है कि 180 महंगा होकर 189 बना है, ये बिल्कुल सही है कि 120 में है ना 120 महंगा होकर 132 बना है, लेकिन 80 महंगा होकर ये बना, ये गलत है। वेरिएबल खर्चों की ओरिजिनल शक्ल एक रेट होता है, अगर अगले साल महंगाई होनी है तो वो रेट ही है जो महंगा हो रहा है, लेकिन फिक्स खर्चों की ये ओरिजिनल शक्ल नहीं है, ये तो हमने जबरदस्ती बनाया हुआ है। अगर फिक्स खर्चे महंगे हो रहे हैं तो वो टोटल है जो महंगा होकर अगले साल का टोटल बन रहा है। जिसकी दिल गुर्दे में इतनी जान नहीं हो रही है कि वो इस बात को पकड़ पाए तो वो टेंशन ना लें, इसके बगैर भी कॉस्ट पास हो सकती है। सबके कलेजे फटने वाले तो नहीं हो गए? दोबारा बताता हूं फिर। अभी तो भाई वेरिएंस है, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में थोड़ा और आगे बढ़ना है, फिर सीवीपी है, फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर मेक और बाय डिसीजन है, लिमिटिंग फैक्टर है, स्पेशल ऑर्डर है, कंटिन्यू और शट डाउन है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है, ये भी है बहुत कुछ आगे। लेकिन अगर यहां तक जिंदा रह गए तो आगे भी इंशाल्लाह चल जाएंगे। ये बात मैं आखिरी वाली दोबारा कर रहा हूं। अच्छा वैसे चलो मैं कह देता हूं कि कमजोर दिल छोड़ दें इस बात को, कोशिश तो बेटे फिर भी किया करें सारी। एक कॉस्ट का एक बहुत बेसिक नॉलेज है जो दे रहा हूं कि जो वेरिएबल खर्चे होते हैं उनकी ओरिजिनल शक्ल एक रेट की होती है, जबकि जो फिक्स खर्चे होते हैं उनकी ओरिजिनल शक्ल रेट की नहीं होती है। रेट तो जबरदस्ती बनाया होता है, उनकी ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है। इसलिए अगर एक साल से दूसरे साल में महंगाई डालनी है तो वेरिएबल खर्चों में रेट ही है जो एक साल से दूसरे साल महंगा हो रहा होगा, लेकिन फिक्स्ड खर्चों के अंदर टोटल है जो एक साल से दूसरे साल का महंगा टोटल बन रहा होगा। तो इस सवाल में यहां से यहां महंगाई डालना क्यों गलत था? क्योंकि रेट नहीं महंगा हो सकता। लेकिन इस सवाल में सेम आंसर इसलिए आ गया था कि डिनोमिनेटर सेम था। अगर ये वेरिएबल और महंगा करना और फिक्स कॉस्ट के बारे में अपने आप को कुछ समझाना है तो समझाएं, मैं फिर खामोश हूं जी। क्योंकि ओएआर का ना कॉन्सेप्ट बनाया ही प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए गया है। इस चैप्टर में नहीं करते, वरना असल में हां करते हैं, इस चैप्टर के नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अच्छा एक सवाल दोहरा देता हूं कि हम लोग ये अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाइड ओएआर ये सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए क्यों कर रहे हैं, वेरिएबल के लिए क्यों नहीं कर रहे? तो इस चैप्टर में चूंकि मार्जिन और अब्जॉर्प्शन का फर्क बताना एक इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में था, इसलिए सिर्फ फिक्स्ड, वरना असल में वेरिएबल भी होता है ओएआर, और वेरिएबल के भी अंडर ओवर अप्लाइड होते हैं जो फिर अगले चैप्टर में दोबारा से डिस्कस हो रहे होंगे वेरिएंस में। इस चैप्टर में मकसद सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का फर्क बताना था, इसलिए सिर्फ फिक्स्ड ओएआर है। वरना पहले प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जब हम लोग वो अप्लाइड ले रहे होते हैं तो दोनों का ओएआर होता है ना। ये मैंने बात पहले भी बताई हुई है, अभी मैंने बस पुरानी बात को रिपीट किया है, इस सवाल में काम आनी थी कि वेरिएबल खर्चों की ओरिजिनल शक्ल रेट होती है। अगर एक साल से दूसरे साल तक महंगा करना है, ये ना सीवीपी में भी काम आनी है, ये बातें, ये बात सीवीपी में भी काम आनी है। तो हम एक साल के वेरिएबल खर्चे को महंगा करके अगले साल का वेरिएबल रेट बना सकते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड है उसकी ओरिजिनल हालत टोटल होती है। तो एक साल का टोटल फिक्स खर्चा है जिसको महंगा करके अगले साल का टोटल बनेगा। ये शुरू में भी बताई थी बात, अभी दोहराई है, और सीवीपी में चलो फिर बता दूंगा। चले जी, अब और बताएं आप इस सवाल में जो पूछना है किसी ने, कुछ होमवर्क वाले सवाल में। ओके, ऑटम 20 पढ़ लें, करता हूं।
ऑटम 20 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं जी। हाँ, और इस सवाल में ना मैं आपको ये बात सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको इस लंबे वाले तरीके से किया। लेकिन अगर इस बात का पता है कि प्रोडक्शन तो बेस तो वही है, तो आप इस लंबे रास्ते की बजाय डायरेक्टली ब्रैकेट में कर सकते हैं। ऑटम 20, ऑटम 20। जी जी, वही कह रहा हूं ना कि अगर हमें पता है कि प्रोडक्शन ये डिनोमिनेटर सेम ही रहना है, तो हम डायरेक्टली 88-80 कर सकते हैं। ऑटम 20 अटेम्प्ट का सवाल है, मेरी बुक में क्वेश्चन 3 है, फ्रांसिस्को लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं। अच्छा, अगले चैप्टर में तो जाके पढ़ाई दूंगा। अभी फिलहाल इस सवाल में ये जो वर्ड स्टैंडर्ड नजर आ रहा है ना, आप इसको बजट समझ लीजिएगा। काट के बजट ना कर दें, वैसे कह रहा हूं कि इसको आप बजट समझ लीजिएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसका पार्ट बी और सी तो एक रेगुलर सवाल है, इसमें असल में पार्ट ए है बड़ा ही प्यारा पॉइंट, जिसके लिए मैं ये सवाल पिक किया है। आप पढ़ लें पूरा, तो मैं करता हूं सॉल्व। जी अच्छा, मैं यही सवाल करने लगा हूं। वैसे ही बस एक बात जबानी बताना चाह रहा हूं, जो कल मैंने क्लास में सवाल किया था स्प्रिंग बाइस, कल जो क्लास में किया था, उसमें देखिएगा मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ओपनिंग स्टॉक की क्या अमाउंट लिखी हुई है? 12 लाख। कैसे निकाली थी ये? पिछले साल की वर्किंग बना के इधर 120 निकला था, और फिर 10,000 इंटू 120 किया था, तो ऐसे 12 लाख बना था। 16 लाख गिवन थी आपको, 16 लाख गिवन थी। ये क्या थी? एब्जॉर्प्शन के मुताबिक ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट। आप मार्जिनल वाली स्टॉक की कॉस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे निकाली थी कि यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें।
और ऐसे भी कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन वाली कॉस्ट और मार्जिनल वाली कॉस्ट में इस चीज का फर्क है ना। तो अगर 16 लाख में से 10,000 इंटू 40 माइनस कर दें तो भी मार्जिनल आ जाएगा ना। पक्की बात है, वो बहुत मुश्किल। ठीक, इस सवाल में ऐसे ही है, इस सवाल में मैं ऐसे ही करना पड़ेगा जो भी कराने लगा। चले पढ़ लिया तो मैं पार्ट ए करता हूं, पार्ट ए पूरा कर लूं पार्ट बी हो गया तो ठीक है, नहीं तो होमवर्क है। मेन इसमें पार्ट ए ही है, मेहनत, मेन मेहनत पार्ट ए है। जी सवाल पढ़ लिया तो मैं सॉल्व करूं। हाँ जी पढ़ लिया। अच्छा, इसको सॉल्यूशन लिखने से पहले एक दो बातें समझा रहा हूं, फिर उसको ऑफिशियली सॉल्व करता हूं। नहीं, पहले एक बात समझाता हूं। सवाल में नहीं कह रहा, वैसे टोटल सेल्स बिजनेस फॉर द ईयर कैसे फाइंड करता होगा? है, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, बिजनेस सारी सेल्स को ऐड करके। तो ये तो स्टूडेंट है ना जो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है सेल प्राइस से। बिजनेस के पास तो सेल्स रिकॉर्डेड है कि नहीं है, तो उनको ऐड करके पता चल जाएगा। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे, फिर प्रॉफिट निकलेगा, यानी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्स कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला है नहीं, वो तो बस टोटल ऐड कर ली होंगी। अब आते हैं एग्जाम क्वेश्चन पे। अगर आपको प्रॉफिट दे दिया, मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज दे दी और पूछा है कि जी सेल्स कैलकुलेट कर दें, तो सेल्स कैलकुलेट करने का ऐसा फार्मूला कोई नहीं होता। ये तो वो आपको रिवर्स वर्किंग टेस्ट कर रहा है कि जिस सेल्स से प्रॉफिट निकाला गया था, अब जरा उल्टा चल के दिखाओ ना, सेल्स वापस ढूंढो। ये बात समझ आई? प्रोसेस कॉस्टिंग, इनपुट कैसे कैलकुलेट होता होगा? है? पता होगा जितना इन किया है, मतलब बिजनेस ने रिकॉर्ड रखा हुआ है, पता है कितने यूनिट्स डाले हैं, तो इनपुट कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं है। आउटपुट, जितने आउट हुए हैं, एबनॉर्मल लॉस, हाँ वो कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि एक्चुअल लॉस निकालें, फिर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करें, फिर उनका डिफरेंस लें। यानी एबनॉर्मल लॉस वाकई कैलकुलेट करने वाली चीज है, और हम लोग ज्यादातर सवालों में इसको कैलकुलेट ही करते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल बना के, यानी कैलकुलेट हो रहा होता है। अब अगर सवाल वाला आपको इनपुट बताने की बजाय उसको सवाल में गायब कर दे, लॉस बता दे, आउटपुट वगैरह सब बता दे, तो है, मैंने टेस्ट में मिड टर्म में रखा भी था। तो अब इनपुट फाइंड कर रहे होंगे, तो इसका मतलब इनपुट कैलकुलेट करने का कोई तरीका है, फिर रिवर्स वर्किंग हो रही होगी। तो कॉस्ट के सवालों में ना, सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, मल्टीपल सवालों की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऐसा कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं होता है, उनका बस यूज करना होता है, वो पूछी होती है फाइंड करने को, और वो फाइंड करने के लिए फिर रिवर्स वर्किंग चलानी होती है सवाल में। इस सवाल पे आते हैं, कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब ये बजटेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला थोड़ी है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे पता चलेंगे? स्टूडेंट को नहीं, वैसे जितने एक्चुअली हुए उनको ऐड कर लें, तो कैलकुलेट किस बात का? तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने को कह रहा है। अब स्टूडेंट ने पढ़ा एक्चुअल कैलकुलेट करना, ये कैसे करें? तो अब सवाल पे गौर करें, सवाल में आपको कोई ना कोई हिंट मिलेगा, कुछ ना कुछ एक अजीब सी चीज नजर आएगी आपको। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे अंडर और ओवर अप्लाइड नजर आ रहे हैं, ये कैलकुलेट किए गए होते हैं। कैसे? अप्लाइड और एक्चुअल के फर्क से। तो अब हम एक्चुअल कैसे ढूंढें? रिवर्स करके। तो ये पार्ट है, करता हूं मैं, बोर्ड पे करता हूं। हाँ शायद
ओवरहेड्स के टेस्ट में था, ओवरहेड्स के टेस्ट में रखा था मैंने एक पार्ट कि एक्चुअल ओवरहेड्स निकालें। हाँ जी, तो एक्चुअल ओवरहेड्स कैलकुलेट करना मतलब कोई मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का, ये तो बस अवेलेबल होते हैं बिजनेस। तो सवाल को देख के आइडिया होगा कि अगर कोई चीज कैलकुलेट करने को करा, अब ये कोई मैंने तो आज तक कोई मेथड नहीं करा एक्चुअल एवरेज कैलकुलेट करने का, तो अगर सवाल में पूछ लिया ऐसी बात तो सवाल के डाटा पे गौर करें। अब इनकम स्टेटमेंट की शक्ल दी हुई है, अंडर ओवर अप्लाइड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं रिवर्स वर्किंग से एक्चुअल निकलेंगे, और इस तरह की चीजें आप प्रैक्टिस से ही आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे। अभी तो शायद पहला ही सवाल है जिसमें हम कुछ रिवर्स ढूंढने लगे, लेकिन कॉस्ट के मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ के बार बार प्रैक्टिस करके ये आपके अंदर कला आ जाएगी। तो पार्ट ए कर रहा हूं मैं सॉल्व इसका, ऑटम 20 पार्ट ए। 2019 और 2020 दोनों साल के एक्चुअल और बजटेड कैलकुलेट करने को कहा है। तो पहले फिर 2019 पढ़ रहा रास्ते में, तो पहले 2019 कर लेते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने हैं। अब हम देख लेते हैं सवाल में हमें क्या हेल्प मिले कि पहले बजटेड निकाल सकें या पहले एक्चुअल निकाल सकें। अच्छा, बजटेड भी कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला है? बजट कैसे फाइंड होते होंगे? मैनेजमेंट खुद ही अंदाजा लगाती होगी। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब है कि साल के शुरू में खड़े हैं और सोच रहे अच्छा इतना किराया होगा, इतनी तनख्वाहें होंगी लोगों की, तो ये भी टोटल किए हुए खर्चे होते हैं, इनको कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन सवाल के लास्ट पैराग्राफ में ये 700 रुपए क्या है? OAR। तो अब यहां से हिंट मिल गया कि OAR के फार्मूले से उल्टा चलें, अप्लाइड नहीं। OAR का फार्मूला, OAR कैसे निकालते हैं? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। तो यहां से उल्टा चल के बजटेड निकलेंगे। तो ये रिवर्स वर्किंग का पार्ट है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हम निकालेंगे OAR से रिवर्स चल के। दो 2019 का OAR कितना? 700 पर मशीन आर 6। ये कहां से आया? इससे ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक यूनिट के लिए 6 घंटे लगते हैं। बजट भी यही था, एक्चुअल भी यही है, 6 घंटे लगते हैं। तो ये हमने OAR पर यूनिट का फार्मूला लिखा है, 700 पर यूनिट नहीं है, ये मैंने पर यूनिट बनाया है। और बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? बजटेड प्रोडक्शन पहले पैराग्राफ के अंदर पहले पैराग्राफ में एनुअल ऑपरेशनल कैपेसिटी, ये क्या है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, एनुअल ऑपरेशनल कैपेसिटी, ये टोटल कैपेसिटी है, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और टेबल के नीचे स्टैंडर्ड 80% थी। मैंने कहा था इस सवाल को करते हुए आप स्टैंडर्ड की जगह बजट सोच लें। तो टेबल के नीचे दूसरा सेंटेंस, हाउ एवर द स्टैंडर्ड मशीन यूजेज वॉज, यानी बजटेड आवर्स 80% थे और 82% थे। तो 2019 82,500 का 80%, ये क्या बना? क्या चीज है ये? बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन है ये। 82,500 क्या है? बजटेड मशीन आर्स हैं ये 82,500 आर्स हैं। नहीं, हमें यूनिट चाहिए भाई। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स फाइंड करने थे, इसको सॉल्व करेंगे तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे 4,6,2,0,0,0,000। ये 2019 के बजटेड है।
और 2019 के एक्चुअल अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस लिया होगा तो अंडर या ओवर अप्लाइड आए होंगे। तो 2019 में ओवर अप्लाइड थे कि अंडर अप्लाइड थे, कैसे पता? 2019 650 और बगैर ब्रैकेट के हैं, तो इसको इसलिए याद रखना है कि बगैर ब्रैकेट वाले ओवरहेड ओवर अप्लाइड होते हैं, पीछे अंग्रेजी से पहचाना जा रहा है। हो सकता है सवाल वाले ने अंडर को नहीं ओवर को ब्रैकेट लगाया होता, तो हमने सवाल वाले की पहचान देखनी। तो सवाल वाला कह रहा है जो बगैर ब्रैकेट है वो ओवर है, तो 650,000 ओवर अप्लाइड है। 650,000 ये फाइन करना है, तो अप्लाइड निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस ले लेंगे। अप्लाइड कैसे निकालें? OAR पर यूनिट 4200, ये क्या है? ये 4200। और अप्लाइड के लिए क्या करना होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन ये कहां से पता चलेगी? ये आपको टेबल में प्रोडक्शन के सामने यूनिट्स में लिखी नजर आ रही है, 11,500। फोर 8,3,0,0,0,0,0 ओवर अप्लाइड है, यानी अप्लाइड ज्यादा थे, तो एक्चुअल क्या होंगे? 4,7,6,5। तो सवाल की रिक्वायरमेंट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स थी और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स थी। ये है 2019। अच्छा, थोड़ा तेजी से नोट करें, मैंने फिर 2020 के लिए ना लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी समझानी है। FAR 1 FAR 2 में भी बताया था, जो लोग आते होते हैं इन टॉक्स के अंदर, तो आज मेरी बारी है। दो 2020 ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, अच्छा इसका पार्ट बी और सी ना बेटे आपने पूरा करना है, होमवर्क है। कल मैं बस एक सवाल और कराऊंगा प्रोसेस मिक्स करके, बस फिर ये चैप्टर बस फारेगा। इसका पार्ट ए ये मैं कर रहा हूं बोर्ड पे, पार्ट बी और सी बस रूटीन वाला सवाल है, ये करिएगा आप। पार्ट बी और सी करिएगा। पार्ट ए लास्ट पैराग्राफ समझाता हूं आपको। अगर इस सवाल से हटके एक बात कर रहा हूं, अगर इस सवाल का डाटा नहीं, मैं वैसे एक बात बता रहा हूं, अगर 2019 में OAR था बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड प्रोडक्शन, और 2020 में भी जाहिर है यही फार्मूला है, अगर बिजनेस हर साल में सेम फिक्स्ड ओवरहेड्स ही बजट करता हो और प्रोडक्शन भी सेम ही हो, तो दोनों साल का OAR सेम होगा ना। अगर बिजनेस ये कहे कि 2019 में नहीं सॉरी
दोबारा, 2019 में भी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड प्रोडक्शन और 2020 में सेम थी, तो दोनों में ओएआर सेम होगा। अगर हम कह रहे हैं हम 2020 का ओएआर रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों ही बदल रहे होंगे, कोई एक भी बदल सकता है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हम 2020 का ओएआर फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से रिवाइज करना चाह रहे हैं, हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम मेनली इस वक्त न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि हम 2020 का ओएआर रिवाइज करना चाह रहे हैं प्रोडक्शन की वजह से, तो हम मेनली डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। यहां तक कोई इख्तलाफ? सवाल का लास्ट पैराग्राफ, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पिछले साल का 700 यानी 4200 था, 4200 पर यूनिट। एफएल रिवाइजेज यानी हर साल इट्स फिक्स्ड ओएआर फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। कंपनी हर साल ओएआर रिवाइज कर लेती है, यानी कुछ ना कुछ चेंज ऑन द बेसिस ऑफ पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, यानी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखते हुए ओएआर चेंज करने की बात की जा रही है, तो न्यूमरेटर की बात की जा रही है। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं? हमारा अंदाजा कि अगले साल कितना खर्चा होगा। कंपनी की पॉलिसी है कि वो किसी भी साल का ओएआर निकालते हुए उसको रिवाइज करते हैं और पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखते हुए अगले साल का ओएआर रिवाइज कर लेते हैं। इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है कि जो पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स थे उनको अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स मान लेता है। तो पार्ट ए 2020 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू 47650000। ये इस लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी से मतलब निकाला है। एक दफा दोबारा बता दूं, ये सवाल के लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी से मतलब निकाला है। अगर हम अगले साल का ओएआर रिवाइज करना चाह रहे हैं तो हो सकता है न्यूमरेटर चेंज करना चाह रहे हैं, हो सकता है डिनोमिनेटर चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से रिवाइज करना चाह रहे हैं तो हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हम प्रोडक्शन की वजह से रिवाइज करना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। यहां तक सवाल में लिखा हुआ है कि कंपनी हर साल का ओएआर रिवाइज करती है, मतलब पिछले साल वाला नहीं चलेगा, हर साल नया निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, यानी इस अगले साल के ओएआर के फार्मूले में क्या चेंज करने की बात हो रही है? न्यूमरेटर ऑन द बेसिस ऑफ पिछले साल एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, यानी पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट को अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अज्यूम कर लेते हैं। यानी जो एक साल गुजर गया और हमने ये देख लिया कि एक्चुअली इतना खर्चा हुआ, तो फिर हम अगले साल का अंदाजा लगाते हुए कहेंगे कि फिर इतना ही खर्चा अगले साल भी होगा। तो एक साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को बिजनेस अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स रख लेता है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे? हैं ऐसे, लेकिन ऐसे निकालने के लिए 19 का तो ओएआर दिया हुआ था, अब आपको निकालना पड़ेगा इसको बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करके, तो वो आ जाता है 4226। $476500 डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। 2020 की बजटेड प्रोडक्शन है 82,500 के 82%, 422 6 पे भी रोक सकते हैं, काफी है। 16 करना है तो भी ठीक है, 16 नहीं, 7 नहीं कर सकते इसको, किसको 1? अब ये फिक्स्ड ओआर है तो 2020 के एक्चुअल निकलेंगे इसी तरह से, अप्लाइड 4226.16 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल बैलेंसिंग है और अंडर थे ओवर थे, अंडर अप्लाइड।
और अंडर अप्लाइड है, इसका मतलब ये कम है, तो 4 4 5 6 3, ये है जी पार्ट ए। पार्ट बी और सी होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।